नमस्कार साथियों, सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सुनील कुमार सर, जिन्होंने यूपीएससी 2020 में 246वीं रैंक हासिल की हैं और जो कि हिंदी माध्यम से थे, उनके आंसर कॉपी को देखेंगे। और दोस्तों, मैंने अभी तक 2 आंसर कॉपी को मैंने आपको दिखा दिया है 2020 के अंदर, 2020 के टॉपर्स की, जिसके अंदर मैंने आपको शुभम कुमार सर ऑल ओवर इंडिया रैंक फर्स्ट, उनकी आंसर कॉपी को मैंने आपको दिखा दिया है। और कमाल की बात यह है, उसको मैंने हिंदी में भी आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करके दिखाया है, तो जो भी स्टूडेंट हिंदी माध्यम से हैं वो भी उस कॉपी से समझ सकते हैं। मैंने रेड अभी मैम की कॉपी के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया है और अभी तीसरे नंबर पर हम इस कॉपी को देख रहे हैं। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, सुनील कुमार सर जो कि पहले से यूपीएससी में सिलेक्टेड है, और दूसरी बात कि इनका जो ऑप्शनल है वो हिस्ट्री ऑप्शनल है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑप्शनल पे भी एक वीडियो लेके आऊँगा और एक आपको हिंदी लिटरेचर के ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, जिसके अंदर हिंदी लिटरेचर की सभी बुक लिस्ट पे वीडियो बना रहा हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको लगभग काफ़ी बेहतरीन जानकारी मैं कंटिन्यूस देने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात मैं आपको अभी धन्यवाद भी देना चाहूँगा, क्योंकि हमने 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं और ये सब आपके कारण ही हो पाया है। दोस्तों, इन सब बातों को हम बाद में कर देंगे, क्योंकि हमारा मेन काम वीडियो के अंदर कॉपी को दिखाना है। हम ये देखेंगे। दोस्तों, मैं आपको पूरी कॉपी को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि पूरी कॉपी को दिखाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके कारण मैं ट्राई करूंगा कि आपको सिर्फ एक क्वेश्चंस के आंसर को समझा पाऊँ, और मैं आपको ट्राई करूंगा कि किस हिसाब से आंसर को लिखा जाता है और मेंस में आंसर राइटिंग को करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना है, वो सारी बात मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप इस कॉपी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग और भी कोई बुक्स वगैरह मंगवानी है तो नीचे आपको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके बारे में जानकारी को लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आतंकी वित्त पोषण तथा धन शोधन का सामना करने की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की भूमिका पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, एफएटीएफ जिसकी फुल फॉर्म फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, इसके ऊपर इन्होंने सवाल किया है और इन्होंने भारत के संदर्भ में सवाल को किया गया है। दोस्तों, जब भी आपको कोई यूपीएससी के अंदर क्वेश्चंस मिले मेंस के अंदर, तो आप 3 माध्यम से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं। पहला तरीका होता है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, उसके इतिहास से। दूसरा, उसके करंट में उसके साथ में जुड़ा हुआ कोई इश्यू है तो उसके माध्यम से आप लिख सकते हैं। और तीसरा तरीका है उसकी परिभाषा देके। मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। अगर आपको ऐसे डिटेल में वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप एक बार बताना जरूर, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइम से शॉर्ट में वीडियो ही करूँगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पहला सवाल आ गया कि कोई भी सवाल आ गया जिसके अंदर अगर आप कोई करंट के इश्यू से अगर आपको सवाल पूछा गया है, कैसे, अगर आपको ये सवाल आपको किसी स्वास्थ्य या फिर हॉस्पिटलिटी से संबंधित क्वेश्चन आता तो उसको आप कोरोना से रिलेट करके आंसर लिख सकते थे, उसकी इंट्रो को आप लिख सकते थे। वो कोई भी क्वेश्चन ऐसा है कि उसके अंदर आपको जैसे लाइक नीति आयोग का बारे में आपको सवाल आ गया, तो नीति आयोग को आप उसकी स्थापना से जोड़ के लिख सकते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी, क्या हुआ था, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और ये सवाल अगर आपको किसी मानो कि ज्योग्राफी के रिगार्डिंग को क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी परिभाषा के माध्यम से उसको लिख सकते हैं कि लाइक साइक्लोन क्या होता है, या फिर अर्थक्वेक के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। दोस्तों, मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल में जानकारी दी है, तो आप आंसर को हम देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको आपको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि हम सारा आंसर हिंदी में ही देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सर ने तरीका अपना है वो उसकी स्थापना से लेकर दिया है। मैंने आपको जैसे बताया, स्थापना, हिस्ट्री या फिर परिभाषा, मतलब स्थापना में वो हिस्ट्री दोनों शामिल हो गया, या फिर उसकी परिभाषा या फिर उसके करंट इश्यू से जोड़कर हम आंसर को लिख सकते हैं। 3 तरीके होते हैं। सर ने इसके हिस्ट्री से मतलब स्थापना से लेकर लिखा है। तो हम पढ़ेंगे कि एफएटीएफ 1989 में G7 देशों की पहल पर गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मुख्यालय इसका पेरिस है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। और OECD के अधिकांश राष्ट्र इसमें शामिल है। OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड कॉरपोरेशन डेवलपमेंट, जो इसका फुल फॉर्म होती है, उसके द्वारा उसके जितने भी अधिकांश देश है वो इसमें शामिल है। इसका जो कार्य है वो सर ने लिखा है। कार्य आतंकी वित्त पोषण व धन शोधन रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देता है, एकीकृत स्वरूप प्रदान करता है। एफएटीएफ का मुख्य कार्य जो भी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आतंकियों को, आतंकित संगठन को जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनको पैसे देने का काम करते हैं, उसके ऊपर रोकथाम करने का काम करता है। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस के अंदर पूछी गई परिभाषा थी, आप एक बार क्वेश्चंस को मैं फिर से आपको बता दूं। इसमें कहीं पर भी आपको परिभाषा के बारे में सवाल नहीं किया है। सवाल क्या है, भारत में आतंकी वित्त पोषण तथा धन शोधन का सामना करने में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एफएटीएफ की भूमिका पर चर्चा कीजिए। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें कहीं पर परिभाषा नहीं पूछी है, फिर भी सर ने लिखी है और उसके बारे में लिखा है, क्योंकि आपको इंट्रो लिखना है और इंट्रो आपको उसी हिसाब से लिखना है जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया है। इसके बाद में जो सर ने लिखा है, भारत में इसकी भूमिका,
इंडिया की इसमें क्या रोल है वो इसके बारे में लिखा है। एफएटीएफ द्वारा जारी ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट के आंकड़ों से वस्तु स्थिति का पता लगाना व आवश्यक दिशा निर्देश भी प्राप्त होना। मतलब भारत में इसकी क्या क्या भूमिका है। एफएटीएफ द्वारा जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की रिपोर्ट प्राप्त होती है उसका पता लगाने का ये भी काम होता है इसके अंदर। भारतीय एजेंसियों एनएससीडी, डीआरआई, एफआईयू, आईएनडी, एनटीए आदि के साथ मिलकर कार्य करना, ये इसका दूसरा काम है। इसके साथ में समय समय पर जारी ग्रे सूची व ब्लैक सूची द्वारा राष्ट्रों पर दबाव डालना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सूचियाँ जारी होती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। जो भी देश ब्लैक लिस्ट में आ जाता है वो पूर्ण रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर शामिल हो जाता है और उसको इंटरनेशनल रूप से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर दिया जाता है। कहने का अर्थ उसको कोई भी उसके साथ में टैरिफ नहीं रखेगा, उसके साथ में कोई भी व्यापार नहीं रखेगा। अभी हाल ही में आप देखेंगे तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया है और इंडिया का पूर्ण रूप से दबाव है कि उसको कैसे भी करके ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब इस सर ने जो आगे लिखा है उसके बारे में देखिए। जैसे वर्तमान में पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखा गया है और अतः पाकिस्तान आतंक के वित्त पोषण को कम करने हेतु बायस हुआ है। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा सर ने क्या लिखा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा गया है, ठीक है। तो जो सर ने लिखा है कि इसमें पाकिस्तान का जो रोल है वो सर ने बताया इसके अंदर, और इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो कमियां हैं वो भी सर ने रिप्रेजेंट की हैं। पश्चिमी राष्ट्रों का दबाव, राष्ट्रीय हितों के अनुरूप आतंकी घटनाओं की व्याख्या। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है लेकिन फिर भी ये ब्लैक लिस्ट में अभी तक शामिल नहीं हो रहा है और इंटरनेशनल रूप से सभी को पता है कि पाकिस्तान इसमें पूर्ण रूप से शामिल है। फिर भी इसके पीछे नहीं होने का कारण ये कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि इसके अंदर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है और जब भी ब्लैक लिस्ट में आने की बारी होती है तो कहीं ना कहीं चाइना इसको सपोर्ट करता है, वो ग्रे लिस्ट में रह जाता है। तीसरे स्तर पर जो सर ने इसकी कमियों के अंदर लिखा वो ये है, कार्रवाई में भेदभाव के आरोपों के सीमाओं के बावजूद हालिया जम्मू एंड कश्मीर के हमलों के पश्चात एफएटीएफ की कार्रवाई भारत के आतंक के विरोध कदमों को मजबूती प्रदान करती हैं। मतलब कि इतना भेदभाव हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान में कारण इतना सारा प्रेशर, जम्मू कश्मीर के अंदर इतने सारे आतंकी हमले हो रहे हैं, फिर भी एफएटीएफ इनके ऊपर पूर्ण रूप से कार्रवाई नहीं कर रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझाने में जैसे कि मुझे कुछ एक वर्ड इसमें समझ में नहीं आया था ये बीच वाला, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आप एक तरीके से समझ पा रहे हैं कि यूपीएससी के अंदर आपको मोतियों की तरह जमा के लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर ऐसा आंसर लिख रहे हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति आपका आंसर समझ जाए तो ये आपके लिए ज़रूरी है। तो जो स्टूडेंट जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं आती वो भी इस बात से समझ सकते हैं कि यूपीएससी के अंदर आपको मोतियों की तरह लिखना ज़रूरी नहीं है। सो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने सुनील कुमार सर के कॉपी को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी साहित्य की किसी कॉपी को उठाएंगे और एक हिस्ट्री लिटरेचर की कॉपी को भी हिस्ट्री के लिए भी कॉपी को उठाएंगे। सो दोस्तों हम ओवरऑल सब सेगमेंट को उठाते हुए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, तो इस बात पे एक लाइक और एक कमेंट तो आपकी बनती है। ऐसे ही वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ रहा है जिसके ऊपर मुझे वीडियो करना चाहिए, डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, ट्राई करूँगा वीडियो बनाने की। और जो मैंने ऑप्शनल सीरीज़ के बारे में आपको बोला था कि मैं ऑप्शनल सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वो मैं मतलब आज ही स्टार्ट हो जाएगी। आपको आज से ही वो वीडियो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। शुरुआत में हम एंथ्रोपोलॉजी, हिंदी लिटरेचर सबको हम क्लियर करते जाएंगे। सो दोस्तों मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। ऐसे वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।